दहशत कभी खुद को तो कभी पिया को देख रहा था। फिर एकदम से उसने अंगड़ाई ली और पिया की तरफ देखकर बोला, यहाँ पर ही कपड़े तुम्हें पहनने होंगे, मुझे भी पहनने मेरे कपड़े। तो इस पर पिया ने मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, मैं खुद कपड़े नहीं पहन पा रही हूँ, इन्हें पता नहीं कहाँ से पहनाऊंगी। ऐसा कहकर वो उठी और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया। भले ही दहशत कुछ भी कह ले लेकिन शर्म तो उसे आ रही थी। भले वो बार बार कहे कि उसने सब कुछ देख लिया था लेकिन फिर भी पिया की शर्म खत्म नहीं हो रही थी। उसने दहशत की तरफ देखा और फिर आवाज देते हुए बोली, जी मम्मा अभी आ रही हूँ, आप नीचे चलिए, मैं आ जाऊंगी रेडी होकर। वो थोड़ा सा लेट हो गया था, रात में फोन चला रही थी ना। ये सुनकर रीमा जी बाहर से ही बोली, पर तुझे तो फोन मिला नहीं, यहाँ का फोन यहीं पर है। तभी एकदम से पिया को याद आया कि वहां पर जाने के बाद उसे फोन मिला ही नहीं था कि वो अपने घर वालों से बात कर सके। फोन के लिए उसे मना था। तो वो पिया कुछ सोचकर बोली, हाँ इसीलिए तो मेरे ड्रावर में ही मेरा फोन था, तो मैंने सोचा कि एक ही रात यहाँ पर रहना है तो चला लो थोड़ा सा फोन। उसमें बहुत वक्त हो गया और मैं सोने में लेट हो गई मम्मा, अभी आते हूँ रेडी होकर। ये सुनकर रीमा जी थोड़ी सी कंफ्यूज तो हुई लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है बेटा लेकिन जल्दी आना नीचे, तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। अब पिया दहशत की तरफ देखकर बोली, मैं आपके सामने नहीं जा सकती हूँ, ब्लैंकेट को लेकर अपने वॉशरूम में नहीं जाऊंगी, आपके जैसा बड़ा सा वॉशरूम नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ कि आप ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। अगर माँ पास आई तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, फिलहाल के लिए चेंज करो, हमें निकलना भी है। इस पर पिया जो अब तक वॉशरूम जाने के लिए तैयार थी वो एकदम से झटके में खड़ी हो गई और गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, बुआ के पास कॉल करूंगी मैं, पापा के पास होगा नंबर। उन्होंने कहा था कि शाम तक लेकर आना, अभी कल शाम को ही तो आई हूँ, 24 आवर्स तो होने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैं कालिंदी बुआ से बात करूंगी तो वो बहुत मारेंगी, अगर उनको पता चला ना कि आप भी यहाँ पर है तो वो और मारेंगी। और इतना कहकर वो शांत हो गई और एकदम से बोली, हाँ बस बस इतना धमकाने के लिए काफी है। उसके पागलपन वाली बातें सुनकर सच में दहशत को हंसी आ रही थी। लेकिन तभी एकदम से उसके फोन पर मैसेज आने लगे, ना जाने कितने सारे एक साथ मैसेज, कुछ वीडियो क्लिप। ये सारी चीज देखकर दहशत की आंखें छोटी हुई। उसने पिया को वॉशरूम में जाने का इशारा किया तो पिया जल्दी से वॉशरूम में चली गई। कुछ वक्त बाद वो रेडी होकर आई। यहाँ पर दहशत किसी न किसी से लगा हुआ था और उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, लगातार बाहर देख रहा था। पिया को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी। दहशत गुस्से में जब दहाड़ता था तो उसकी आवाज काफी दूर तक जाती थी, लेकिन आज गुस्से में वो दांत पीस रहा था। पिया यही सोच रही थी कि अगर किसी ने उसकी आवाज सुनना तो न जाने क्या सोचेंगे। ये सोचेंगे कि यहाँ पर उसके मायके आने के बाद भी वो अकेले नहीं रह पा रही थी, उसके बारे में ही सब गलत गलत सोच लेंगे। इसलिए वो जल्दी से दहशत के पास आई और उसे शांत रहने का इशारा किया। दहशत भी बस उसे देखे जा रहा था। एक तो पिया के गिले बाल, ऊपर से उसकी ऑरेंज कलर की बंधनी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से पिया की पतली कमर। पिया वैसे ही चल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों के सामने भी ऐसा लग रहा था कि अंधेरा छा रहा हो रहा था। पहले से ही वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी और ऊपर से दहशत ने अलग अलग नाटक करके रखा था। अब उसे क्या ही पता था कि दहशत क्या क्या संभल रहा था। उसके दिमाग में तो बहुत सारी चीज चल रही थी। इस वक्त वो बहुत परेशान था। लगातार वायु को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर वायु था कि कॉल ले ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से दहशत का दिमाग और खराब हो रहा था और वो बिना पिया को यहाँ से लिए जाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि पिया को यहाँ छोड़कर जाएगा तो उसका आधा दिमाग तो उसके ऊपर ही रहेगा, तो फिर वो क्या ही काम करेगा और क्या ही कुछ हैंडल कर पाएगा। बस पिया नहीं समझ रही थी। वो उसे इतना परेशान होते हुए देखकर बोली, अब आ गए हैं तो सुबह सुबह नाश्ता तो करेंगे ही, बिना खाए तो रहेंगे नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ, अपना नाश्ता भी ऊपर लेकर आऊंगी ताकि आपको कुछ खिला सकूं। पिया ने परेशानी जताते हुए कहा। तो इस बार दहशत सामने देखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया और रेलिंग से लगाकर खड़ा करते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है मेरी तो मैं खाऊं या ना खाऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इस पर पिया ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था। वो आंखें बड़ी कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर बगल वाली छत पर गई जहां पर कुछ लड़कियां थी, बार बार उधर से को देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने बालों को कान के पीछे कर रही थी। ये देखकर पिया को बड़ा अजीब लग रहा था कि सब दहशत को क्यों देख रहे थे। दहशत सामने देखते हुए बोला, वायु को कांटेक्ट करना होगा और अग्नि ने रायता फैला कर रख दिया है। समझ नहीं आ रहा है इसे कब समझ आएगा कि सिकरवार खानदान का बेटा है और ऊपर से सिकरवार अंपायर का सीनियर एग्जीक्यूटिव। अगर इसके पास पर्सनल असिस्टेंट, इतने सारे गार्ड और न जाने कितनी सारी फैसिलिटीज है तो इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट है, बट खुद को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है ये इंसान। पता नहीं कब इसके अंदर एटीट्यूड आएगा। तो पिया उसकी तरफ देखकर बोली, उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, पहले अपने आप को देखिए, वो लड़कियां आपको देख रही है, पहले उन्हें डांट लगाइए उसके बाद अग्नि जी के बारे में बात करिएगा। उसने उसे घूरते हुए कहा था। उसका चेहरा जिस तरफ था दहशत एकदम से उन लड़कियों की तरफ देख रहा था। सच में वो लड़कियां सिर्फ उसे देख रही थी। वो आगे बढ़ा ही था उन्हें कुछ बोलने, उन्हें डांटने के लिए कि तभी उसके दिमाग में कुछ इंटर कर गया। वो कंफ्यूज होकर पिया की तरफ देखते हुए बोला, इतना भी निर्दय नहीं हूँ मैं, वैसे भी वो देख ही तो रही है कौन सा मुझसे बात करने आई है, और अगर मुझसे बात भी करने आएंगी तो ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा, क्या प्रॉब्लम है? अब बताओ तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस पर पिया गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, आप नहीं बताएंगे तो मुझे भी आता है भगाना, मैं खुद भगा लूंगी।
ऐसा कहकर लड़कियों की तरफ देखा और जल्दी से अपने बगल में से जो उसने अपने बालकनी में कुछ सैंडल कुछ हील्स जमा कर रखी थी उसे निकाल लिया और फेंक कर लड़कियों को मारते हुए बोली, बहुत जल्दी आगे चली जाओ वरना इतना मारूंगी, मार चप्पल मुंह लाल कर दूंगी, बता रही हूँ। ये सुनते ही वो लड़कियां हैरान होकर पिया को देखने लगी। पिया तो शांति स्वभाव की थी और हमेशा मुस्कुराती हुई रहती थी, लेकिन जब गुस्सा करती थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो लड़कियां खुद हैरान थी, इतनी सी बात के लिए पिया इतना क्यों गुस्सा कर रही थी। पर कहते हैं ना कि एहसास बहुत बड़ी चीज होती है। वो समझ रही थी कि जरूर वो लड़कियां दहशत को देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अंदर जान बिल्कुल नहीं थी चलने के लिए, लेकिन उन लड़कियों के ऊपर चप्पल फेंकना था तो उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई और उसने बिना कुछ सोच समझे सैंडल चलाना स्टार्ट कर दिया था। उसकी हिल्स भी चली गई थी पर उसे इस बात का कोई इल्म नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि पहले वो हर एक चीज को बहुत ही संजो कर रखती थी। ये सब देखकर दहशत मुस्कुरा रहा था। वो समझ रहा था पिया के अंदर क्या फीलिंग चल रही थी, लेकिन वो इस वक्त नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन सी फीलिंग थी। शायद एक्सप्रेस करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद वो पलटकर दहशत को देखते हुए बोली, मैं लेकर आ रही हूँ नाश्ता, चुपचाप खाइए और जो कोई भी प्रॉब्लम है ना वो अपने तक रखिए, इतना चिल्ला कर दहाड़ने की जरूरत नहीं है। माना कि हमारे गांव के आसपास जंगल है, लेकिन वहाँ पर जंगली जानवर है, आपको वहाँ का जंगली जानवर बनने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मराक्षस कहीं के। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगी। पहले तो दहशत को उसे देखकर मुस्कुराने का दिल कर रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने पिया को चलते हुए देखा था, उसे परेशान होते हुए दर्द में देखा था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप को शांत किया और रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए बोला, बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर अग्नि को पता चला तो क्या रिप्लाई करूंगा उसे। आई नो कि वो समझेगा, लेकिन क्या समझेगा ये समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए तो इसने ही कांड कर दिया है, अगर मान तक ये बात पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहले मुझे समेटना पड़ेगा ये रायता। अगर कुछ कर भी रहा है तो आसपास की चीज सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं इन्हें तो तुरंत आग में कूदना है, ज्वालामुखी बने हैं। ऐसा कहकर वो फोन देख रहा था जिसमें इस वक्त ये खबर चल रही थी कि अग्नि सिकरवार एक नॉर्मल से घर में से आधी रात को बाहर निकलते हुए दिखे थे। सिकरवार खानदान की इज्जत भंग करने के लिए कितनी सी न्यूज काफी थी कि उनके घर का बड़ा बेटा ऐसे रात रात में घूम रहा था। पिया नीचे जा चुकी थी और इस वक्त सारा नाश्ता एक साथ अपने पेट में भर रही थी। उसे इस तरह से खाते हुए देखकर रीमा जी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। वो हल्के हल्के से मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन पिया के चाल ढाल में थोड़ा सा फर्क आ गया था। वो तो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए रीमा जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो एकदम से बोली, बेटा कुछ हुआ है क्या पैरों में, तुम चल नहीं पा रही हो। ये सुनते ही पिया तुरंत मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और अपने मन में बोली, मैं क्या ही बताऊं कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ऐसा तो कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं होगा ना। कभी किसी के पति ने किसी के कपड़े नहीं उतारे होंगे। हाँ मैंने देखा है मूवी वगैरह में ऐसे साथ सोते हैं और पत्नी पति का बहुत ख्याल रखती है। और थोड़ा बहुत मैंने जो रोमांटिक मूवीज देखी है उसमें देखा है कि पति पत्नी किस करते हैं, थोड़ा बहुत करीब आते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए थे। मतलब इतना कि मुझे लगता है पूरे संसार में किसी ने नहीं किया होगा। शिव जी, बाके बिहारी, मुझे बताइए कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। वो अपनी सोच में थी कि तभी रीमा जी उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, दिमाग तेरा सही है, और ये ब्रेकफास्ट यहाँ पर बैठकर क्यों नहीं कर रही है। तो पिया मुंह बनाते हुए बोली, माँ एक ही दिन तो आई हूँ, अपने रूम में भी नाश्ता करना चाहती हूँ ताकि पहले वाली फीलिंग ले सकूं। वैसे भी अभी दहशत जी आएंगे और लेकर चले जाएंगे। आपको तो पता है कि फिर मैं पता नहीं कितने दिन बाद आ पाऊंगी। वो तो कालिंदी बुआ जी आई थी, उन्होंने फकफेरे की रस्म के बहाने मुझे भेज दिया, वरना तो मैं आ ही नहीं पाती। और आपको तो पता ही है कालिंदी बुआ जी है, वरना मैं 2-4 दिन रुक भी जाती। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रीमा जी मुस्कुरा रही थी। उनकी चंचल बेटी अपनी जिम्मेदारियां को समझ रही थी। अब उन्हें कौन बताए कि कालिंदी जी ने इतना रटटा कर भेजा था और इसलिए वो रट कर बैठी हुई थी। उसने जल्दी से अपना सारा ब्रेकफास्ट लिया तो कैलाश जी परेशान होते हुए बोले, रीमा जी आप समझती क्यों नहीं है, हमारी बेटी जो चाहे वो कर सकती है, उसका ही घर है, वो जहाँ मर्जी वहाँ खाए। पहले तो आप नहीं रोकती टोकती थी और अब वो अपने ससुराल से आई है तो हर चीज के लिए रोक रही है। उसका ही घर है, वहाँ पर जाने पर तो अपने मन की कर नहीं पाएगी, जिद्दी नहीं हो पाएगी ना, अपने माँ बाप के सामने ही जरूर दिखाएंगी ना, तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है। अब रीमा जी अपना सर पकड़कर बोली, ठीक है दोनों बाप बेटी जो मर्जी वो करो। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई तो पिया भी खुश हो गई कि उसे दहशत के लिए भी ब्रेकफास्ट मिल गया। वो जल्दी जल्दी से प्लेट लेकर जाने को हुई। अब वो अपना दर्द भूल चुकी थी, लेकिन जैसे उसने अपना कदम बढ़ाया तो एकदम से अपना हाथ सीढ़ियों के ऊपर रख दिया, क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा गए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए बोली, मैं बहुत डांटूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी माँ को नहीं बता सकती हूँ, पर कालिंदी बुआ को तो जरूर बताऊंगी कि उन्होंने यहाँ पर रहकर मेरे साथ क्या किया है। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है, उसे दर्द देता है क्या। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी अपने हिसाब से बढ़ने लगी, लेकिन पैर चल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कमर भी टूटकर 2 टुकड़े हो जाएंगी, इसलिए उसे और दर्द हो रहा था। यहाँ पर दहशत का दिमाग घुमा हुआ था। उसने तुरंत वायु को कॉल किया तो वायु कॉल नहीं ले रहा था। अब उसने टेलीग्राम, ईमेल्स और पोस्ट से भी ट्राई किया कि शायद कहीं से भी तो वायु का रिवर्ट आ जाए, लेकिन अभी तक वायु अपने बिस्तर से उठा ही नहीं था।
दोनों भाई जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे वो दोनों ही घर पर थे नहीं, तो उसे बस सोने को मिला था। वो अपनी नींद पूरी कर रहा था, लेकिन लगातार दहशत की कॉल की वजह से वो इरिटेट हो गया और उसने जल्दी से अपना स्क्रीन देखा तो दहशत का कॉल था। तो वो वायु उठकर सर पर मारते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह इसने क्यों कॉल कर दिया? अपनी बीवी के पास है फिर भी इसे चैन नहीं है, मेरी नींद खराब करना है इसे। पहुंच जाऊंगा ऑफिस, अभी मीटिंग भी नहीं है, कभी तो सोने देता मुझे। ऐसा कहकर उसने कॉल रिसीव किया और एकदम से बोला, इतनी सुबह सुबह तूने मुझे क्यों कॉल किया? और तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो मुझे मत सिखाना। दहशत गुस्से में बोला, तू सुनना चाहता है मेरे से? नहीं ना? तो ये पता लगा कि इस वक्त अग्नि कहाँ पर है। वायु एकदम से आंखें निकालकर हैरान होते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन कि अग्नि कहाँ पर है? तो दहशत एकदम से बोला, देख मेरे को बेवकूफ मत बनाना, ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये पता लगा कि किसने वायरस की है। वायु एकदम से आंखें निकालने लगा, अब तक उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने जल्दी से फोन ओपन किया तो हर जगह पर सोशल मीडिया पर यही खबर फैली हुई थी कि आधी रात को अग्नि सिकरवार किसी के घर से जंप मारते हुए गिरते हुए दिखे। अब ये देखकर वायु ने अपना सर पकड़ लिया और एकदम से बोला, तुझे तुझे ये वीडियो कहाँ से मिली? दहशत गुस्से में बोला, ये मुझे बताओ, तुम दोनों हमेशा हर चीज मुझसे हाइड करते हो और फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसका रायता कैसे समेटूंगा मैं? सबसे बड़ी बात है, अगर अग्नि को जाना था तो एक बार इन्फॉर्म तो कर देता मुझे। अब अगर मां तक ये बात पहुंच गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है तो ऑफ कोर्स लाइव चल रहा होगा, पता लगा। ये सुनते ही वायु एकदम से खड़ा हुआ और अपनी शर्ट अपनी बॉडी में डालते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, तू भी वहां से पिया को लेकर निकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ। सारे के सारे न्यूज चैनल से ये न्यूज हटवाता हूँ। वैसे तो ज्यादा करके किसी ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये बात फैल गई तो हमारी इमेज क्या रह जाएगी? यहाँ पर दहशत ने हमें सर हिला दिया था, लेकिन तभी अचानक वो पलट गया तो देखा सामने पिया हाथों में नाश्ता लेकर खड़ी थी। उसे इस तरह से देखकर दहशत इरिटेट होकर बोला, अब तुम मेरे सर पर क्यों सवार हो? पिया उसकी तरफ बढ़कर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आप इतना रुडली क्यों बात कर रहे हो? अभी तक तो बहुत अच्छे से बात करते थे, अचानक अब क्या हो गया? मैं तो अपने साथ साथ आपके लिए भी ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, इसलिए मैं ढेर सारा भरकर लाई हूँ कि दोनों अच्छे से खा लेंगे। दहशत जल्दी से गुस्से में बालकनी से अंदर आते हुए बोला, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो, भूख लगी होगी। और हाँ, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा, इसलिए मैं सामने के गेट से अंदर आता हूँ। यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख पाऊंगा और मुझे इस वक्त निकालना है। उसकी इस बेपरवाही को सुनकर पिया को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि दहशत ने उससे प्यार से बात करना तो छोड़ दो, प्यार से उसकी तरफ देखा नहीं था। ये बात पिया को कैसे नहीं लगती? पिया बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त दहशत कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। वो लगातार अग्नि को कॉल कर रहा था, जहाँ पर अग्नि भी इस वक्त ना ऑफिस में था और ना ही सिकरवार भवन में। वो कहाँ था वो तो शिवजी ही जानते थे। काफी कॉल करने के बाद सामने से अग्नि का रिस्पॉन्स आया। अग्नि एकदम से हकलाते हुए बोला, क्या हो गया? सुबह सुबह हाय हाय क्या मचा रखा है? बहुत बड़ी बात है कि तुझे पिया के पास जाने दिया, वरना ना जाने नहीं देता। अगर माँ को बता देता ना तो समस्या में तू फंसता, फिर मैं कुछ नहीं करता। उसकी बात सुनकर सामने से दहशत गुस्से में बोला, अच्छा ओ रियली? जो कुछ तूने किया है ना, अगर वो मैं माँ से हाइड नहीं करता ना तो माँ तेरे ऊपर कद्दू फेंक कर मारती। पहले आंखें खोल और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है खबर जो अग्नि की तरह तेरे नाम की तरफ फैल रही है ना, उसको देख। अग्नि आंखें छोटी करते हुए बोला, ऐसा क्या हो गया बे जो तुम मुझे इतना धमका रहा है? अग्नि ने कॉल कट कर दिया और सामने सोशल मीडिया पर चल रही न्यूज देखने लगा। न्यूज देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अग्नि सिकरवार के खिलाफ कौन जा सकता था। किसे अग्नि सिकरवार की ताकत का अंदाजा नहीं था। द सिकरवार अंपायर का सीनियर एग्जीक्यूटिव ना जाने कितने सारे बिजनेस कंपनी को खुद हैंडल कर रहा था, और उतना ही ज्यादा सोशल मीडिया को वो हैंडल करता था, क्योंकि सोशल मीडिया को हैंडल करने वाला काम अक्सर अग्नि और दहशत ही देखते थे। अग्नि इतना ज्यादा किसी को धमका नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखें ही सबको डराने के लिए काफी होती थी, और दहशत जब बोलना स्टार्ट करता था तब अच्छे अच्छे सूख जाते थे। इस वक्त भी दहशत के दिमाग में यही चल रहा था कि वो किसको कितना सुखा सकता था, क्योंकि सूखना तो बहुत जरूरी था इस वक्त मीडिया के हर एक चैनल को। बहुत वक्त हो गया था किसी को धमकाए दहशत को, और उन्हें लग रहा था कि सिकरवार खानदान के लड़के सुधर गए हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, और ऊपर से रिसेंटली जायसवाल ने उनकी पत्नी को किडनैप किया था और असदुद्दीन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। भले ही ये बात छुपाई गई थी, मीडिया के सामने आने नहीं दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते तो खबर लगी गई थी लोगों को, इसलिए मीडिया की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी, और वो हिम्मत बढ़ाने वाला था असदुद्दीन था। उसने जानबूझकर ये खबर फैलाई थी, जिसकी वजह से इस वक्त सिकरवार खानदान पर मुसीबत की बाढ़ आ गई थी। लेकिन दहशत अग्नि और वायु जैसे जिसके पास बेटे हो, उसे भला कोई क्या ही मुसीबत की बाहर लेकर आएगा। अग्नि इस वक्त सोच रहा था कि क्या करे, लेकिन वायु को जब से पता चल गया था इस वक्त वो सारे हैकर्स को अपने साथ में लेकर बैठा था। एक साथ सारे के सारे डरे हुए बैठे हुए थे कि कब जान भी लेनी देनी पड़ जाए। लगातार वायु ने उनके ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी। अभी तक दहशत ने सिर्फ और सिर्फ उसे इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसे पता था कि उसे कौन सा काम करना था। मीडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे हैकर थे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हैकर वायु लेकर बैठा था उनका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सारे मीडिया के जो न्यूज कलेक्शन थे उन सबको हैक कर लिया था। इस वक्त मीडिया कुछ कर नहीं पा रही थी। अदर न्यूज शायद वो शो ऑफ कर भी ले रही थी, लाइव कर पा रही थी, लेकिन इस बीच में वायु ने काफी दिमाग लगा लिया था। लेकिन दहशत इस वक्त अग्नि के ऊपर गुस्सा कर रहा था।
वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? वो जानता था कि इस वक्त उसके दुश्मन घात लगाए बैठे थे। अभी अभी उनकी शादी हुई थी। वो लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए थे। अग्नि इतना केयरलेस कैसे हो गया? वो तो बड़ा था, वो तो हर चीज पर ध्यान देता था। आज से पहले अग्नि ने जल्दी गलती नहीं की थी। दहशत या फिर वायु करता था और वो तीनों भाई शॉर्ट आउट करते थे, पर आज दहशत को गुस्सा आ रहा था कि अग्नि केयरलेस हो गया था। उसने वायु को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। सामने से वायु मुस्कुराकर बोला, तू टेंशन मत ले, ये बात मीडिया कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएगी जब तक, और तब तक तू अंदर अग्नि को संभाल। हमेशा हम लोगों को हिदायत देता है ना, इस बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? आज से पहले हम लोगों से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई बिजनेस की। अगर लॉस और इश्यू आते ना तो इससे बेटर होते हैं। ये पता नहीं क्या करने गया था। दहशत ने भी हाँ मैं सर हिला दिया और कॉल कट कर दिया। उसे पता था कि वायु सब कुछ हैंडल कर लेगा। सारे भाई अलग अलग थे और ऐसे ही नहीं, अग्नि और वायु और दहशत नाम था। सच में तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के थे, लेकिन अग्नि उसका दिमाग खराब था। उसने इस वक्त किसी को मैसेज टाइप किया। यहाँ पर जीविका खुल के मस्त मूड में घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो एक अननोन नंबर से उसके फोन पर मैसेज आया हुआ था। वो तो जय को रेडी करके स्कूल भेजने के चक्कर में थी, लेकिन ये मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो एकदम से आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये साला कौन सा आ गया अब? समझ में नहीं आता एक साथ इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। जैसे लग रहा है कि मीठे में चींटियां लग गई है। उसने जय की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेट्स गो। आज बस में नहीं बैठाऊंगी, आज तो मैं तुम्हारे स्कूल तक छोड़ने जाती हूँ और तुम्हारे प्रिंसिपल और टीचर से भी बात करूँ कि तुम पढ़ते क्या हो। उसके बाद मैं अपनी जॉब पर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो जल्दी से नीचे आई। आज उसने नॉर्मल एक व्हाइट कलर की पटियाला जीन्स पहनी हुई थी और एक कुर्ती थी। उसके साथ एक नॉर्मल सा स्कार्फ अपने गले में बांधा हुआ था। बालों को हल्के हल्के से चोटी की थी। दिखने में काफी क्यूट लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। कामिनी और कात्यायनी दोनों ही उसे देख रही थी। दोनों के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। कात्यायनी आगे आते हुए बोली, कहाँ चली छमक छल्लो? इस पर जीविका तुरंत पलट कर बोली, अभी शाम की जो बेइज्जती की हजम हुई, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हजम हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा है आपका मामी जी। अब जब आप इतना प्रोटेक्टिव होकर पूछ रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं जय को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी ऑफिस, क्योंकि वो क्या है कि आप सबका पेट भी तो मेरी वजह से ही पलता है। अगर नहीं गई तो फिर कैसे पालूंगी? जो आपके सो कॉल हस्बैंड है, जिनके बारे में आप बड़ी तारीफ कर रही थी, जो मुझे हैंडल करते हैं, मेरे भाई को हैंडल करते हैं, मेरी पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद, मेरे मम्मी पापा की जो ज्वेलरी और कुछ भी उनके सेविंग्स रह गई थी वो सब लेने के बाद, अगर आप लोग इतने प्रोटेक्टिव हैं तो मैं बस यही बता रही थी। और रही बात खाना पीना बनाने की, तो मुझे पता है कि आप लोग पूछने की कोशिश करेंगे, तो मलाई कोफ्ता और पनीर की सब्जी बना देना, दोनों को पसंद है ना? जाएं। ये कहकर उसने जय की तरफ इशारा किया तो कात्यायनी गुस्से में बोली, कल रात को मैंने खाना बनाया था, अब तुम्हें बनना होगा, बनाकर जाना होगा। जीविका एक कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी अचानक वो पलटकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ रियली? आपको लगता है जीविका चौधरी बनाएगी? कल सुबह मैंने बनाया था और आप सबने खाया, लेकिन कल शाम को आपने कब बनाया? मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैंने खाया नहीं। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो स्नैक्स और बिस्किट्स लेकर गई थी, और वो भी जो मैं अपने पैसे से लाई थी। आप लोगों की तो इतनी औकात है नहीं है कि घर में राशन भर सके, और स्नैक्स और बिस्कुट की तो बात दूर ही रहने दीजिए। आपके बच्चों पर तरस खाकर मैं ले आती हूँ, बाकी एज योर विश, जो मर्जी वो कीजिए, खाना बनाइए खाइए, मैं चली। ऐसा कहकर वो जय को लेकर निकल गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर कामिनी जी के पास आते हुए बोली, इस लड़की के पर बहुत निकल गए हैं, कमाने लगी है और अब अपने भाई को पढ़ा रही है, एकदम लग्जरियस लाइफ जी रही है। हमने इसकी प्रॉपर्टी ली है तो क्या हुआ, रह तो हमारे घर में ही रही है। इसे हमसे पूरी तरह से दब कर रहना होगा। इस लड़की के खिलाफ कुछ तो मिले, कुछ तो ऐसा मिले जिससे इसके दोनों मामा से हम कुछ कहकर इसे दबा सके। वैसे भी वो लोग हमारी साइड खड़े रहने के लिए तैयार है, लेकिन ये लड़की कमाती है, इस घर में पैसे देती है। अगर वो दोनों भी कमाते तो हमें इसकी बात नहीं सुननी पड़ती। कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। उसकी बात सुनकर सबके सभा में सर हिला रहे थे, क्योंकि सबके सब जान चुके कि जीविका अकेली सबके ऊपर भारी पड़ गई है। जहाँ पर एक तरफ ये हाल था तो वहीं पर दूसरी तरफ जीविका ने जल्दी से जय को स्कूल में छोड़ दिया और उसे समझाते हुए बोली, लेने भी मैं ही आऊंगी, आप बिल्कुल बाहर मत जाना। जय ने हमें सर हिला दिया और भागते हुए अपने स्कूल की क्लास में चला गया, लेकिन जीविका लगातार उस फोन में देख रही थी। फिर वो कुछ सोचकर बोली, अगर अगर ये मेरे लिए कोई ट्रैप हुआ तो? फिर वो अपने आप को ही सही करते हुए बोली, तू कहीं की सेलिब्रिटी नहीं है जो तेरे लिए कोई जाल बिछाएगा, और अगर वो कोई जाल बिछाएगा भी तो ऐसा कोई जाल नहीं है जिसे जीविका चौधरी का दिमाग ना तोड़ सके। ऐसा कहकर उसने अपने कपड़ों को सही किया और अपने आप को देखा, अपने बालों को सही किया, क्योंकि वो हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहती थी। उसके बाद वो तुरंत वहां के लिए निकल गई जहां का एड्रेस उसे भेजा गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये एड्रेस उसके लिए क्यों था, लेकिन एक बार जाकर देखना चाहती थी कि किसे उसका नंबर मिला था और कौन उसके साथ पंगा लेना चाहता था।